Hello friends, welcome to my channel. Myself R.K. Deshmukh. Today we are going to understand the second part of the lesson Netaji Subhash Chandra Bose for the class 12th English medium. आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के लिए लेसन नंबर 16 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसमें 14 पैराग्राफ्स हैं, 14 पैराग्राफ हैं। 9 हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। हम पैराग्राफ नंबर 10 से पढ़ेंगे। He had remarkable power of observation and could predict an eventuality correctly. Once he wrote a small note to me on the margin of a routine order. It was scribbled in his own hand. उनके अंदर ऑब्जर्वेशन करने की और प्रिडिक्ट पूर्वानुमान लगाने की विलक्षण प्रतिभा थी। एक बार उन्होंने, जैसा कि रूटीन मार्जिन में वो लिखते हैं, कमांड देते हैं, उस हिसाब से उन्होंने उनको घिसटी हुई राइटिंग में, घसीटी हुई राइटिंग में, लपेटी राइटिंग में उन्होंने ढिल्लन जी को लिखा। He told me that as the mail was getting ready to be dispatched, he wanted to advise me that instead of expecting the enemy at a particular point, which I had reported in my previous report, I should also watch at a certain other point. उन्होंने मुझसे कहा कि जैसा कि मैंने उनको सजेस्ट किया था कि उस जगह पर, उस निर्धारित जगह पर मैं दुश्मनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह उन्होंने बताई कि और कहीं आप दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहें। He gave 6-figured map reference. The note was written in Rangoon about 500 किलोमीटर away from me. तो ये नोट जो था, यानी उन्होंने 6 फिगर्ड 6 आयाम का एक मैप बताया और उन्होंने ये चीज़ बताई कि मतलब 500 किलोमीटर दूर थे वो, रंगून से 500 किलोमीटर दूर थे वो। When I received it, I was surprised at the accuracy of Netaji's judgment. I was already facing the enemy where he had told me to watch. जब मैंने निर्धारित यानी नेताजी के बताए हुए जगह पर दुश्मन का सामना किया, तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने कितना एक्यूरेट आकलन किया था। I was already facing the enemy where he had told me to watch. This was a measure of Netaji's skill at generalship. ये उनकी स्किल थी एज ए जनरल। Again I am reminded of my conversation with him when he gave me the command of the नेहरू ब्रिगेड 4th गोरिल्ला रेजिमेंट। और मुझे याद आता है जब मैं कि द नेहरू ब्रिगेड 4th गोरिल्ला रेजिमेंट का कमांडर था, मुझे उन्होंने कमांड किया। और फिर मैंने कहा, आई सेड नेताजी मे आई नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट टच विद द एनिमी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि मैं दुश्मनों का कब और सामना करूंगा, तो नेताजी रिप्लाई वाज, वेल यू आर ऑलरेडी ऑन द फॉरमोस्ट डिफेंडेड लोकेलिटी, देयर आर नो पोजीशंस हेल्ड बिटवीन यू एंड द एनिमी। आप सुरक्षित जगह में, यहाँ पर आपका और दुश्मन का कोई सामना नहीं होने वाला है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द एनिमी टेक्स टू रीच द इरावेडी। इरावेडी एक नदी का नाम है म्यांमार में। तो वहाँ आप पहुँचें, उसके पास पहुँचें, तब ये उनसे आपका आमना सामना होगा। द इनिशिएटिव लाइज विद हिम, यू मे बी लकी टू गेट 60 to 70 days बिफोर यू आर अटैक्ड आई गेस। उन्होंने कहा कि 16 या 17 दिन लगेंगे जब आपके ऊपर हमला किया जाएगा। नेताजी गैस वाज एक्यूरेट, उनका अंदाज बिल्कुल सही रहता था।
I took my command in my mid-November 1944 और नवंबर 1944 को मैंने कमान अपने हाथ में ली। आई गोट टू ग्रिप्स विद द एनिमी अर्ली इन February 1945 का उन्होंने उनका दुश्मनों का उनको सामना करना पड़ा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेताजीज मिलिट्री foresight is when in March 1939 during the annual session of Indian National Congress at Tripuri in जबलपुर की त्रिपुरी की जगह में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, वार्षिक सेशन था, तब उन्होंने कहा था कि he proposed that the Congress should at once send an ultimatum at the British government demanding independence with 6 months and should prepare immediately for a national struggle। उन्होंने वहाँ प्रस्ताव दिया कि ब्रिटिश लोगों से कहा जाए कि 6 महीने के अंदर में हमें हमारा देश सौंप दें, नहीं तो फिर वो आंदोलन के लिए तैयार रहें। द प्रपोजल वाज अपोज्ड बाय द राइटेस्ट लीडर्स। तो जो ऊपर के नेता थे, शीर्ष के नेता थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। नेताजी प्रपोजल वाज बेस्ड ऑन हिज एप्रिसिएशन ऑफ द यूरोपियन सिचुएशन विच वाज समथिंग बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। और जो नेताजी का प्रपोजल था वो केवल भारत की परिस्थिति पर आधारित नहीं था, पूरे विश्व की परिस्थिति पर आधारित था और उन्होंने बिल्कुल सही आकलन किया था। बट नेताजीज प्रेडिक्शन टर्न आउट टू बी करेक्ट, और उनका अंदाज बिल्कुल सही निकला। द वार डिड ब्रेक आउट विद इन 6 months ऑन 3 September 1939। उनका अंदाज बिल्कुल सही निकला। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सिमिलरली नेताजीज ऑफ्ट रिपीटेड स्टेटमेंट देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन कीप इंडिया एनसेल्ड, इंडिया शॉल बी फ्री एंड बिफोर लॉन्ग। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कहा कि भारत को आज़ादी लेने से कोई नहीं रोक सकता और ये ज़्यादा दिन गुलामी नहीं चलने वाली है। देयर इज नो पावर यूज टू मॉक द एट द स्टेटमेंट विच दे थॉट वाज इल्यूजरी एंड अ फेस सेविंग डिवाइस। द एनिमी ऑफिसर्स यूज टू मॉक। तो जो दुश्मन सेना के ऑफिसर थे वो सुभाष चंद्र बोस जी का मजाक उड़ाते थे कि अरे ये तो सब बहलाने वाली बात है, मन बहलाने वाली बात है, एक काल्पनिक सोच है, एक कल्पना है कि भारत आज़ाद होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली नेताजी हैड अ प्लान विच वाज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। ही केप्ट द INA इन द फील्ड इवन द फेस ऑफ डिफीट। उन्होंने अपनी सेना INA को रखा और सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आर्मी INA आज़ाद हिंद फौज को मोर्चे पे रखा, चाहे हार क्यों न मिले। He wanted us to pay the price of liberty not only when we were on the advance but also during the retreat while going away from India, not to win our territory but to continue fighting against the British forces who were holding India in perpetual bondage. These forces consisted of a greater number of the Indian soldiers who paused and pondered as to why the INA with their poor strength and poorer equipment yet higher spirit were fighting against the British। तो जो दुश्मन सेना के कमांडर थे वो सोच रहे थे कि सीमित साधन के होने के बाद भी आज़ाद हिंद फौज इस तरह से कैसे मुकाबला उनसे कर रही है। इट क्रिएटेड अ साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी उनके मन में। द वार एंडेड एंड विद इट एंडेड द स्लेविश मेंटेलिटी ऑफ इंडियन सोल्जर। युद्ध का अंत हुआ और फिर भारतीय सैनिकों के यानी INA के सैनिकों के मन से भी गुलामी मुक्त हुई। When the British started INA trials in the Red Fort, they thought that the Indian people, especially the soldiers, would appreciate the British action against
द INA ऑफिसर। तो ब्रिटिश लोगों का सोचना था कि जब हम INA के खिलाफ काम करेंगे तो हमको भारतीय लोगों का समर्थन मिलेगा, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे उनका भी समर्थन मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। रिवर्स वाज द केस, इसका उल्टा हो गया। एज सुन एज द फर्स्ट INA ट्रायल ऑफ 3 फ्रंट लाइन कमांडर्स स्टार्टेड ऑन 5 नवंबर 1945। 5 नवंबर 1945 को 3 फ्रंट लाइन कमांडर ये थे, इनके नाम थे कर्नल ढिल्लन, जो कि यहाँ के राइटर खुद हैं इस लेसन के, जनरल शाहनवाज खान एंड कर्नल PK सहगल। इनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो नतीजा क्या हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदिन अ वीक डिस्टर्बेंसेस ब्रोक आउट इन लाहौर, देन इन लखनऊ एंड इन कलकत्ता, where hundreds of demonstrators were injured and 20 killed in police firing। तो लाहौर में और लखनऊ में और कलकत्ता में विद्रोह हो गया और सैकड़ों जो सैनिक थे या जो नागरिक थे वो घायल हुए और 20 मारे गए पुलिस की फायरिंग में। इवन आफ्टर द फर्स्ट INA ट्रायल इन विच द 3 accused ऑफिसर्स वर रिलीज्ड बाय द कमांडर इन चीफ, द पब्लिक डिमांड टू स्टॉप द फ्यूचर INA ट्रायल कंटिन्यूड। तो पब्लिक ने ब्रिटिश को कह दिया, अंग्रेज़ों को, कि आप INA के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो तीनों ऑफिसर को छोड़ने की भी बात कही गई, और अब भविष्य में आप कोई भी INA के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। एंटी ब्रिटिश राज फीलिंग्स केप्ट ऑन राइजिंग unabated। The climax came with the mutiny of the Royal Indian Navy in Bombay during February 1946। There were further disturbances in the Royal Indian Air Force in Karachi and certain units of the armed forces at Jabalpur। The British top brass were for strict action। जो ब्रिटिश सेना के जो शीर्ष के जो अधिकारी थे उन्होंने सख्ती बरतना शुरू कर दी। द ब्रिटिश वर हाउएवर लकी दैट फील्ड मार्शल सर क्लाउडे ऑचिनलैक, द कमांडर इन चीफ इन इंडिया, कुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। नेताजीज स्ट्रेटजेम हैड ट्रांसफॉर्म्ड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इनटू द इंडियन आर्मी। नेताजी की ऐसी कुछ रणनीति थी कि ब्रिटिश आर्मी इंडियन आर्मी में बदल गई। द डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया वर क्लोज टू देयर एंड, और ब्रिटिश राज का लगभग अंत हो गया। पैराग्राफ नंबर 13, सेकेंड लास्ट। हैविंग सोन नेताजीज पावर ऑफ जनरलशिप विच टर्न द डिफीट ऑफ INA इनटू द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश राज, लेट मी रिकॉर्ड दैट अनदर ग्रेट एसेट इन नेताजीज बीइंग was that he was a staunch secularist। ब्रिटिश सेना को हराने के बाद जो विशेषता थी नेताजी में वो घोर धर्मनिरपेक्ष थे, वो सेक्युलर थे। वाट एवर आवर रिलीजन एंड द एरिया ऑफ द स्टेशन ऑफ आवर बर्थ, वी हैड फुल कॉन्फिडेंस दैट वी वुड गेट एब्सोल्यूट जस्टिस फ्रॉम हिम एंड हिज गवर्नमेंट, द forerunner of our government today। उनका यह कहना था कि हम किसी भी धर्म के हों, हमको देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। टू शो हाउ हिज माइंड वर्कड इन दिस डायरेक्शन, हिज ब्रीफ बट एन ऑल एम्ब्रेसिंग आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस इज शोन इन डिस्टिल्ड फ्रॉम इन द लास्ट बट वन पैरा ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद हाई कोर्ट। लास्ट पैराग्राफ। The provisional government is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian। अब वैकल्पिक सरकार बन गई थी भारत की और सभी नागरिकों की अब जिम्मेदारी भी। It guarantees religious liberty as well as equal rights and equal opportunities to all its citizens। सभी नागरिकों को धार्मिक आधार पर और समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी आ गई थी।
declares its firm resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally and transcending all the differences cunningly fostered by alien government in the past। तो अब ये जिम्मेदारी आ गई थी नई सरकार की कि सभी को खुश रखना है, खुशहाल देश होना है, पूरा राष्ट्र जो है वो खुश हो, और जो बच्चे हैं all the children of the nation equally and transcending all the differences cunningly fostered by alien government in the past। इसके पहले जो भी हुआ था, अब सभी जो हैं बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और खुशहाल हमारा देश होगा, हम लोग खुशी खुशी रह सकेंगे।